Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMD GATE session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss electrochemical series. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ये बताता है कि अगर आप एक मेटल को इलेक्ट्रोड को या किसी भी स्पीशी या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस में डिप करते हैं तो जो पोटेंशियल सेटअप है वो किस तरह होता है। क्या एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या एलिमेंट की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस बात को क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरीली यानी कि अपनी मर्जी से हमने अज्यूम किया है कि वो ज़ीरो है। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और हम जो भी पोटेंशियल निकालेंगे वो काउंटर इलेक्ट्रोड का आ जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए दुनिया में जितनी भी मेटल्स और नॉन मेटल्स मौजूद हैं हमने उन सब को बारी बारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा और यहाँ पर बनने वाला वोल्टेज नापा जिसे ईएमएफ भी कहते हैं। इस प्रोसेस से हमें जो नताइज मिले अगर हम उन्हें एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख देते हैं तो ऐसी सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दो तरीके से बनाई जा सकती हैं। ये बनाई जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन जिसे रिडक्शन कहते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन की बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएं तो उसमें जो वैल्यूज लिखी होंगी वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होंगे। हम अज्यूम करते हैं कि आमतौर पर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही काम कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेस पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जा सकती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जा सकती है। यूजुअली जो हमारा सिलेबस है वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, यानी कि आप एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये पहली बात है जो मैंने आप तक इस टॉपिक के हवाले से पहुंचा दी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। रिडक्शन पोटेंशियल्स में इजाफे की बुनियाद पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स पर्टिकुलरली आप देखें तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी यहाँ पर सारी की सारी मेटल्स हैं जिन्हें मैंने इधर अरेंज किया है। नॉन मेटल्स के लिए मैं अलग से इंफॉर्मेशन दे दूंगा क्योंकि मेटल्स के लिए टेंडेंसी एक ख़ास तरीके से वेरी करती है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इससे डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स एक ही टेबल में होंगे तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, इसलिए नॉन मेटल्स को मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल मेटल्स की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन मैंने इसलिए प्लेस कर दी क्योंकि हाइड्रोजन की मौजूदगी जो है वो ये बताती है कि किन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, यूजुअली जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनएविटेबली हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली नाम लिया जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन से जो ऊपर है, हाइड्रोजन बता रही है, हाइड्रोजन मार्क कर रही है उस पोजीशन को जिससे ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और जिससे नीचे रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है। काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे अभी भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये हमें कुछ ना कुछ आइडिया बाहर कैफ लाजमी दे देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं इस तरह मेंशन कर लेते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो आपको नजर आता है ये कि नंबर 1 रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। साथ साथ नोट करते जाएंगे इंशाल्लाह। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। इस तरह भी कह सकता हूं मैं कि टेंडेंसी टू गेट reduced
ज्यादा हो जाएगी, या फिर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड कम हो जाएगी। ऐसे भी कहा जा सकता है कि डिस्चार्जिंग पावर, यानी कि अपने ऊपर जो भी चार्ज है उसको खत्म करने की सलाहियत, डिस्चार्जिंग पावर, वो बढ़ जाएगी। पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, क्योंकि मेटल्स हैं सारी, इसलिए पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत जो है नीचे वालों के पास वो कम होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पावर, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकालना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पावर। और डिस्प्लेसमेंट पावर भी जो डाउन दी ग्रुप है वो कम होती जाती है। इस तरह भी कहा जा सकता है, एक और अंदाज से अगर बात की जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू एक्ट एज एनोड इन वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल में एनोड के तौर पर काम करने की सलाहियत कम होती है। और ability to act as cathode in voltaic cell वो इंक्रीज करती है। तो ये कुछ मतलब हैं, और एक दो मतलब मैं साथ और भी लिख दूंगा अलग से उन्हें। तो ये कुछ नतीजे हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर एक ही बारी में अंदाजा लगा सकते हैं। लोग ये कंफ्यूज हैं कि अगर पेपर में हमें सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद ना हो तो फिर हम सवाल कैसे हल कर सकते हैं। मैं ये बताता चलूं कि जो पीएमसी का तरीक़ाकार है वो किसी भी स्टैंडर्ड एग्जामिनिंग बॉडी के तरीके से इसी तरह है कि जब आपको वो यहाँ से कोई सवाल पूछेंगे तो आपको गिवन डाटा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको जो भी एलिमेंट्स कंसर्न्ड हैं उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो भी दिए गए हैं वो मेंशन्ड होंगे। आपको ऐसे अंधेरे में नहीं रखा जाएगा कि आपको वैल्यूज़ नहीं पता, आपको रैंडमली सवाल पूछ लिया। तो हम भी अभी जब सवाल पूछेंगे तो ये आपके सामने ये डाटा मौजूद होगा, आप इसकी बेस पर एनालाइज करके ही अपना आंसर जो है वो लगाएंगे। जनरली स्पीकिंग लिथियम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, -3.4 के करीब है, और जिंक का -0.76 है। माइनस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड नहीं है। माइनस का मतलब है कि कम है या ना होने के बराबर है। हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है और हमने उसे खुद से 0 माना हुआ है। कॉपर की वैल्यू हम रिडक्शन पोटेंशियल की देखें तो +0.34 है, और गोल्ड की वैल्यू देखें तो +1.5 के करीब हो सकती है। अच्छा, यहाँ से एक और बात, जब हम कहते हैं कि नीचे की तरफ आते हुए टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस बढ़ रही है और ऑक्सीडाइज कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली स्पीशीज़ हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और जब वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी नीचे की तरफ आते हुए कम हो रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करने की सलाहियत वो नीचे की तरफ कम हो रही है, और टेंडेंसी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो नीचे जो गोल्ड है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साबित हो सकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी भी स्पीशीज से।
ठीक हो गई जी बात। अगर बात इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की बात की जाए तो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत कम हो रही है। पॉजिटिव आयन क्योंकि सारी मेटल्स हैं, तो मेटल्स जब पॉजिटिव आयन बनाती हैं इट मींस दे आर रिएक्टिव, और जब वो पॉजिटिव आयन नहीं बनाती इसका मतलब है कि वो लेस रिएक्टिव हैं। तो इस आइडिया को मैं आप तक कन्वे करता हूँ इस तरह के, ये जो एलिमेंट्स शुरू में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लिथियम से लेकर सोडियम तक, लिथियम से लेकर सोडियम तक, तो ये सारे के सारे ना वेरी रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं और ये डिस्प्लेस कर देते हैं, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर में से हाइड्रोजन निकालना ना, ये इस तरह आप कह सकते हैं कि इट इज ए सिंबल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी को शो करता है। पानी जो है एक रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड है और अगर उसमें से कोई हाइड्रोजन ले रहा है तो इट मींस इट इज़ वेरी रिएक्टिव। इसके बाद दूसरी फहरिस्त हमारी आ जाती है और दूसरी फहरिस्त शुरू हो रही है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट क्लास, उनसे कम रिएक्टिव हैं और कम रिएक्टिव होने की वजह से ये पानी में से तो नहीं, अलबत्ता दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर 100 या 100 प्लस पर आप इन्हें पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो कम से कम ये उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद जो नीचे वाले हैं, निकल है, टिन है और लेड हैं, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं। डेफिनेटली हाइड्रोजन से ऊपर होने की वजह से इनके पास टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो इस बात को बुनियाद बनाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि निकल, टिन और लेड जो हैं दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो जो एसिड्स होते हैं ना, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, जबकि ये स्टीम या पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अगेन ये एक सिंबल है कि यहाँ पर ना डाउन दी ग्रुप अगर आप जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो फिर उसी हिसाब से और कम रिएक्टिव होंगे, और कम रिएक्टिव होंगे तो फिर ये जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सोर्स। तो ये किसी भी सोर्स से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ठीक हो गई जी बात। तो ये तो कंपैरिजन हो गया मेटल्स के हवाले से। मैंने कहा कि नॉन मेटल्स के हवाले से भी बात हमने करनी है और पर्टिकुलरली उन्हें अलग से डील करना है क्योंकि उनकी जो टेंडेंसीज हैं दे आर समवट डिफरेंट। तो अब नॉन मेटल्स लिख लेते हैं। नॉन मेटल्स जो है ना, जिनकी हम बात करेंगे हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो मैं उन्हें अलग से सेपरेट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो टॉप टू बॉटम मैंने सारी जनरलाइजेशंस कर दी हैं ये सारी मेटल्स के लिए हैं। तो अगर मैं बीच में नॉन मेटल्स रखूँगा ना, वो आइडिया थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, जो कि इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स में हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है जी बात। अच्छा, ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी कि ये सब हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से ऊपर कोई नहीं है नॉन मेटल इन चारों में से। तो नीचे की तरफ अब जब आप आएंगे, नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ जाते हुए यानी कि टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम आयोडीन एंड गोइंग डाउनवर्ड्स, तो आपको नजर आता है कि यहां पे नंबर 1 टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड वो इंक्रीज कर रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन का चांस वो इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पावर वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे रिएक्शन लिखेंगे ना, ये आइडिया देखें जरा, डिस्प्लेसमेंट पावर को देख लें कि अगर आपके पास फ्लोरीन है और आप उसे पोटाशियम क्लोराइड में ऐड कर देते हैं
और यहाँ से बना देते हैं पोटाशियम फ्लोराइड और क्लोरीन। तो ये रिएक्शन ना, दिस इज़ ए फीजिबल रिएक्शन, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए डिस्प्लेसमेंट पावर बढ़ रही है। अलबत्ता अगर आप ऐसे रिएक्शन लिखेंगे कि आपके पास मौजूद है आयोडीन और उसे आपने 2 पोटाशियम ब्रोमाइड से मिला दिया और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं आपके वो बन रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड और ब्रोमीन अलग हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट ए फिजिबल रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पावर नीचे की तरफ बढ़ रही है। ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को उनके सॉल्ट्स में से डिस्प्लेस करके उनकी जगह ले सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को उनके सॉल्ट्स में से, साल्ट में क्लोराइड था अलग हो गया, ब्रोमाइड था अलग हो गया, आयोडाइड होगा अलग हो जाएगा फ्लोरीन के केस में, लेकिन फ्लोरीन को बाकी सब डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पावर का बढ़ना। ये आइडिया थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को, तो मैंने साथ ही इसकी ना एग्जांपल भी कोट कर दी है। ठीक हो गई जी बात। तो टेंडेंसी जो है टू रिएक्ट विद मेटल्स वो भी नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो आप कहेंगे कि रिएक्टिविटी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी भी नॉन मेटल्स की इंक्रीज करती है, जबकि जो मेटल्स हैं, 10वां पॉइंट अगर मैं बना लूँ तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो नीचे की तरफ जाते हुए कम होती है। मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाते हुए कम होती है, जबकि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ती जाती है। ठीक हो गई जी बात। तो ये सारा आइडिया आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इस हवाले से कुछ जनरल बातें देख लेते हैं और उनसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अभी तक जो हमने देखा है, क्योंकि अगेन हमारे पास सीरीज़ मौजूद होनी चाहिए, मौजूद होगी तो फिर आप बेहतर तौर पर आंसर करेंगे। अलबत्ता जनरली निमोनिक्स जो हैं वो लोगों ने बनाए हुए हैं और उसको ही बेस पर वो याद करते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें मतलब हम कोई एनफोर्स नहीं करते, हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट हमने जो ना लागू नहीं किया हुआ कि आपको लाजमी याद ही होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जिंक इज एडेड टू फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट चेंज विल टेक प्लेस। जिंक है, आप जिंक की पोजीशन देख सकते हैं, आयरन की पोजीशन देख सकते हैं, आपके सामने है, और सवाल यह है कि जिंक को हमने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, अब यहां पर क्या तब्दीली आपको नजर आएगी। अल्फा ऑप्शन है नो चेंज, बीटा ऑप्शन है ब्राउन कलर ऑब्जर्व्ड, चार्ली ऑप्शन है जिंक डिस्प्लेसेस आयरन, डेल्टा ऑप्शन है आयरन डिस्प्लेसेस जिंक। ओके, तो अब इसमें से क्या चेंज आपको लगता है कि हो सकता है। जिंक को आपने फेरस सल्फेट में डाला है, हमने ये बात की कि डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की डिक्रीज कर रही होती है, यानी कि जो मेटल ऊपर होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी और साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट पावर भी ज़्यादा होगी, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट पावर कम हो रही है। जिंक आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें ऊपर है, आयरन नीचे है, जिंक की डिस्प्लेसमेंट पावर ज़्यादा है, यानी कि जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन और जिंक आयरन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। कलर चेंज एज सच हमें कोई पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होते हैं, अलबत्ता हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये बात समझी होगी कि जिंक के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिंक के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कलरलेस, तो वहाँ से हम ब्राउन कलर को जो है वो निगेट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपके पास एक आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौजूद है तो आपको बाकी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मैग्नीशियम, कैडमियम, लेड और सिल्वर, और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से सबसे आसान किसे ऑक्सीडाइज करना है।
आप जानते हैं कि आपके सामने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मौजूद ऊपर वाले एलिमेंट्स, उनकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ज़्यादा है और टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड नीचे की तरफ आते हुए कम हो रही है। तो जाहिर बात है कि जो सबसे ऊपर पाया जाएगा उसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज सबसे ज़्यादा होगी। और मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं उनमें मैग्नीशियम सबसे ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, इसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज सबसे ज़्यादा होगी। इट विल बी द ईजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज। ठीक हो गई थी बात। तो यहाँ पर मैं फिर से ये बताता चलूँ कि हमने जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, या तो ऐसे क्लियर कट ऑप्शन हमें पूछे जा सकते हैं जिसमें कोई अल्कली मेटल है फॉर एग्जांपल, जिसकी डेफिनेटली रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की। मैंने वैल्यूज़ की जगह यहाँ पर आपके सामने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रा की हुई है ताकि आप यहाँ पर रिलेट करके आंसर निकाल लें। पेपर में हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगी। एक और सवाल देखते हैं, और अब की बारी सवाल हमें ये पूछा जा रहा है कि लीस्ट लाइकली रिएक्शन इज, तो यहाँ पर 4 रिएक्शंस दिए गए हैं और आपके ख्याल में इनमें सबसे लीस्ट लाइकली रिएक्शन जो ना होने के बराबर है, जिसका इम्कान कोई नहीं है या बहुत ही कम इम्कान है, वो रिएक्शन कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव हैं, वो तो वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। जो थोड़े से नीचे आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्टिल दे कैन रिएक्ट विद स्टीम। और जो उसके बाद आ रहे हैं हाइड्रोजन के जस्ट अबव, वो एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स मौजूद हैं वो किसी भी सोर्स में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर लीस्ट लाइकली रिएक्शन, सोडियम ऊपर पहली लाइन में आ रहा है, आयरन हमें दूसरी लाइन में मिल रहा है और निकल हमें तीसरी लाइन में मिल रहा है, जबकि गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लीस्ट है और ये रिएक्शन होने के इम्कान भी फिर इंतहाई कम है। सही हो गई जी बात। तो यहाँ पर नो डाउट एक बात और देखनी है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा उसकी बेस पर आपने आंसर लगाना है। कुछ लोग हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन देख रहे हो गए जी, सिल्वर और जो मरकरी हैं और कॉपर हैं उनका तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखा हुआ है जो हमारी एफएससी की या ए लेवल्स की बुक होती थी उसके अंदर। लेकिन हमने जो यहाँ पर डाटा है उस डाटा के हिसाब से सबसे लीस्ट लाइकली होता या नहीं होता वो नहीं बात हो रही, बात हो रही है कि इनमें से सबसे कम इम्कान किस रिएक्शन का है। तो इम्कान की बेस पे गोल्ड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से, इसका बड़ा ही कम चांस है। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस निकल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो निकल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, निकल को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, हम देखते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का रूल। डिस्प्लेसमेंट पावर नीचे की तरफ कम होती है, यानी कि निकल से ऊपर जो भी होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट पावर निकल से ज़्यादा होगी। तो निकल से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पावर, हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें पहला है टिन। आप देखें निकल से नीचे है टिन, लेड भी नीचे है, मरकरी भी नीचे है, तो फिर एल्यूमिनियम बच गया। जी हाँ, एल्यूमिनियम ऊपर है। एल्यूमिनियम ऊपर होने की वजह से उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी डिस्प्लेस करने की निकल से, और फिर वो निकल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करने में कामयाब हो जाएगी। ठीक हो गई जी बात। एक और सवाल अलग तरह से देखें, मैं हर बारी ना एक डिफरेंट एंगल से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहा हूं। बात आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से ही एक तरीके से, एक और तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और सवाल अब की बारी ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एनोड when connected to any of the rest in voltaic cell। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पोटाशियम, सोडियम, क्रोमियम और कॉपर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकी सब के साथ अगर बारी बारी कनेक्ट करके वोल्टेइक सेल बनाए जाएं तो वो हर बारी
एनोड का काम करेगा? क्या पोटाशियम बाकी तीनों में से हर एक के साथ एनोड का काम करेगा, या सोडियम या क्रोमियम या कॉपर? अब इस बारे में भी जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एबिलिटी टू एक्ट एज एनोड इन वोल्टेइक सेल नीचे की तरफ कम होती है, जो एलिमेंट्स ऊपर की तरफ होंगे उनकी टेंडेंसी टू एक्ट एज एनोड ज्यादा है, और जो नीचे की तरफ हैं उनकी टेंडेंसी टू एक्ट एज एनोड कम है। तो सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है पोटाशियम, इसलिए उसकी टेंडेंसी टू एक्ट एज एनोड बाकी सबसे ज्यादा है, और इस तरह फिर वो हमेशा इन सब के साथ अगर बारी बारी कनेक्ट किया जाए हमेशा ही एनोड का काम करेगा। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए हम फिर एक फार्मूला भी अभी लिख लेते हैं। और सवाल ये है, यहाँ पूछा जा रहा आपसे कि कैडमियम आयंस हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यानी कि उनकी रिडक्शन हो जाती है तो कैडमियम बन जाता है, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है -0.403। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और हाइड्रोजन बना देते हैं H2, तो यहाँ पर वोल्टेज होता है 0.00। सवाल ये है कि EMF ऑफ दिस सेल इज, अगर कैडमियम और हाइड्रोजन आयन को, कैडमियम और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रोड बनाकर एक वोल्टेज सेल बनाया जाए तो उसकी EMF क्या आएगी? ठीक हो गई जी बात। EMF हमें पूछी जा रही है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। एक फार्मूला आप नोट कर लें, अच्छे तरीके से आपके जहन में रहना चाहिए, वो ये है कि आपको अगर कभी भी EMF पूछी जाएगी, स्टैंडर्ड EMF E0 कह लेते हैं, तो आपने जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिख देना है, और प्लस आपने उसमें माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर देना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसका माइनस के साथ करके दोनों को ऐड कर देना है और जवाब आ जाएगा। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 2 वैल्यूज़ हैं मेरे पास, एक तो है हाइड्रोजन की वो 0 है, कैडमियम की वैल्यू माइनस में है। अच्छा, जो वैल्यू माइनस में है ना उसका आपने साइन रिवर्स कर देना है हमेशा। यहाँ पर मैंने जनरली लिख दिया है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है अगर वो माइनस में होगा तो आप उसका साइन चेंज कर देंगे। इसी तरीके से अगर कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ माइनस में है, आपको जो भी वैल्यू माइनस में मिलेगी आप उसे माइनस कर देंगे, यानी कि उसके साथ नेगेटिव साइन लगाकर उसे प्लस में लेकर आएंगे। मसलन यहाँ पर अगर कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो फिर माइनस वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं होता, डेफिनेटली फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी। और अगर आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में जो भी वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, कैडमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा प्लस 0.403 वोल्ट्स। सही हो गई थी बात। दूसरी तरफ करने वाला काम ये है कि जो EMF होती है ना, EMF अगर आपने निकालनी है तो वो होती है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो भी है और उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी है वो ऐड कर दें। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है वो वैल्यू 0 है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमने अभी निकाला माइनस करके, माइनस से मल्टीप्लाई करके वो आ गया 0.403, तो जनाब टोटल वैल्यू हो गई प्लस 0.403 वोल्ट, प्लस 0.403 वोल्ट। सीखा हमने ये, बहुत ही ख़ास बात है। इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते रहते हैं कि अगर आपको 2 रिएक्शंस दिए गए हों तो 2 रिएक्शंस के अंदर या तो एक वैल्यू हाइड्रोजन की 0 है तो अगर जिसकी वैल्यू माइनस है उसे आप प्लस कर देंगे। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे भी होगा कि आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक पहला ऑप्शन मिलता है, उसकी वैल्यू है से -0.45 रिडक्शन पोटेंशियल की, और दूसरे की है -1.00। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है और एक की वैल्यू माइनस में है और दूसरे की भी माइनस में है। तो अब आपको EMF निकालनी है, तो आप किसको ऐसे ही रहने देंगे और किसका साइन छोटा इन्वर्स करेंगे? तो जो वैल्यू माइनस में बड़ी है ना जी, आपने उसका साइन चेंज कर देना है। मसलन अगर यहाँ पर EMF पूछी जाती तो ये वाली वैल्यू को मैं मान लेता कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और ये वैल्यू 1.00 हो गई, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी -0.45। तो इसका जो पोटेंशियल आना था, वोल्टेज ऑफ सेल आना था, वो
5 वोल्ट आ जाना था। तो ये एक केस हो सकता है। एक और केस हो सकता है जिसमें एक वैल्यू माइनस में है, दूसरी प्लस में है। फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर ये वैल्यू इस तरह होती तो आप इस वैल्यू को भी रिवर्ट करते एंड व्हाट यू गेट एज एन आंसर वो क्या होना था, वो होना था प्लस 1.45। तो 3 रास्ते यहाँ पर हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा तो फिर जो वैल्यू माइनस में आप उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर दोनों माइनस में है तो जो बड़ी माइनस में वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू है, उसका साइन चेंज कर देंगे। और अगर एक माइनस और एक प्लस में वैल्यू है तो आप सिंपल ये करेंगे कि जो वैल्यू माइनस में है आप उसे इन्वर्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 और 0.5 को ऐड करके 1.45 वोल्ट कर दिया। तो 3 हमने केसेस डिस्कस कर लिए। अगर आपके पास एक वैल्यू हाइड्रोजन है तो जो वैल्यू माइनस में आप उसे प्लस में कर देंगे। अगर आपके पास सिनेरियो ये है कि दोनों वैल्यूज माइनस में है तो जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू माइनस में नज़र आ रही है न्यूमेरिकली तो आप उसे चेंज कर देंगे। और अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस में है तो माइनस वाली को चेंज कर देंगे। तीनों ही रास्ते यूज़ होते हैं, पास पेपर में भी हैं और अभी भी यूज़ हो सकते हैं आगे आने वाले पेपर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि क्लोरीन व्हेन पास्ड थ्रू a solution yields violet color. The solution may be of। तो क्लोरीन को हमने किसी सॉल्यूशन में से पास किया है और सॉल्यूशन में से पास करने से हमें वायलेट कलर जो है वो मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी जो डिस्प्लेसमेंट पावर है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है, यानी कि क्लोरीन की डिस्प्लेसमेंट पावर ब्रोमीन या आयोडीन से ज़्यादा है। और अगर क्लोरीन मौजूद होगी तो फिर वो ब्रोमाइड या आयोडाइड को डिस्प्लेस करके उनको एलिमेंटल फॉर्म में ला सकती है। ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है जबकि आयोडीन वायलेट कलर का होता है। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि असल में क्लोरीन जब पास हुई होगी किसी सॉल्यूशन से तो मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये होगा कि क्लोरीन जिस सॉल्यूशन में से पास हुई है वो सॉल्यूशन होगा आयोडाइड का, और आयोडाइड के इस सॉल्यूशन में से आयोडीन अलग हो गई होगी जबकि पोटाशियम क्लोराइड बन गया होगा और ये आयोडीन है वायलेट कलर की। तो यहाँ से हमने अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हमारी डिस्कशन आज मुकम्मल हुई है और इसी के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट भी मुकम्मल होता है। अब हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।